अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान आपस में हमसाए हैं और हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन हम हमसाए नहीं बदल सकते। पाकिस्तान भारत के साथ 3 तरह का बॉर्डर शेयर करता है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि तकरीबन 2100 किलोमीटर तक है, दूसरा LAC है जो कि 101.3 किलोमीटर है, और तीसरा लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि हॉटेस्ट जो हमारे बीच में बॉर्डर है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये तकरीबन 700 से ज़ायद किलोमीटर, 767.4 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज लंबी जगह है जो कि LOC कहलाती है। ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के बीच में एक लकीर ही है जो कि यहाँ के कश्मीरियों को वहाँ के कश्मीरियों से जुदा किए हुए है। पिछले कुछ अरसे के अंदर, बिलखुसूस 2014 के बाद, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर वायलेशंस के अंदर तवातुर से इजाफा होता रहा। ये इजाफा ना सिर्फ हमारे फ़ौजियों को और वहाँ के सिविलियंस और यहाँ के सिविलियंस को अफेक्ट करता रहा, बल्कि ओवरऑल रीजनल पीस के ऊपर इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया। 2018 और 2019 सीज़ फायर वायलेशंस और कैजुअल्टीज़ के हिसाब से सबसे बुरे साल करार पाए। ऐसे में पिछले 2 महीने यानी फरवरी के आखिर में 24-25 तारीख को DGMOs की बात हुई और उसमें तय ये पाया कि सीज़ फायर वायलेशंस बंद की जाएंगी, जंग बंदी होगी, और यहाँ सीज़ फायर जो पहले होती थी उसको एक बार फिर रीअफर्म किया गया। ऐसी सूरत हाल में पिछले 2 माह में कश्मीर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बासियों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और कितना ज़्यादा अमन की वजह से फल फूल रहे हैं, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपकी कश्मीर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बासियों से मुलाकात भी कराएंगे और बात भी कराएंगे। यहाँ ये बात भी वाज़े रहे कि बारहा इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को कवर करता रहा कि पाकिस्तान की तरफ यानी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो UN मुबस्सिरीन, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, सिविलियंस, मवेशी और सिविलियन की जो इलाका होता है यानी उनकी माल मवेशी के साथ साथ उनकी फसलें, उनको भारत की तरफ से अटैक किया जाता रहा। ऐसी मशीनरी जिसके अंदर आर्टिलरी भी शामिल है, स्नाइपर्स तो हैं ही हैं, बाकी गन और शूटिंग उस तरह की चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आर्टिलरी और हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जाती रही पाकिस्तान यानी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर अटैक करने के लिए। ये तमाम मामला बड़े अरसे से, बड़े सालों से कश्मीरियों को एक जंग की सी कैफियत में रखे हुए है। इसका ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। आज कश्मीर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ के लोगों की आखिर डिमांड क्या है, ताकि सरहद के इस पार से सरहद के उस पार पैगाम जाए कि हम अमन ही चाहते हैं और अमन के दाई हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके से हम लोगों को ललकारा गया तो उसका जवाब भी हम देना जानते हैं। आइए चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में लैंड करने के बाद घंटे की मुसाफत तय करके हम बट्टल सेक्टर के सलोही मॉडल विलेज व्यू पॉइंट पहुंचे, जहां हमें पाक फौज की एक बड़ी डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वाजिद अजीज ने इलाके के बारे में आगाह किया। लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका 1000 से 22,000 फुट ऊंचे पहाड़ों पर मुहित है, जहां आज़ाद जम्मू और कश्मीर की 40 लाख आबादी में से तकरीबन 15 लाख की आबादी रहाइश पजीर है। LOC पे भारतीय शेलिंग से बराह रास्त यहाँ 30,000 लोग मुतासिर होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत की तरफ से 2003 के जंगबंदी मुआहदे के बाद फरवरी 2021 तक कुल 13,627 सीज़ फायर वायलेशंस हो चुकी हैं, जिनमें 310 शहादतें और 1,602 सिविलियन जख्मी हो चुके हैं। इन सीज़ फायर वायलेशंस में से 92% खिलाफ वर्जियाँ नरेंद्र मोदी के वक्त यानी 2014 से 2021 में हुई। इनमें 2018 शहादतों के लिहाज से सबसे ज़्यादा अफसोसनाक साल रहा, जिसमें 377 शहादतें हुईं, और 2019 सीज़ फायर वायलेशंस यानी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के हिसाब से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साल रहा, जिसमें 3,351 सीज़ फायर वायलेशंस की गई। पिछले 4 साल में तकरीबन 50 ख़वातीन और 36 मासूम बच्चे भी भारतीय फायरिंग और शेलिंग से शहीद हुए। 25 फरवरी 2021 को DGMOs की 2003 की जंगबंदी मुआहदे पर एक बार फिर अमल दरामद की बाहमी रजामंदी के बाद LOC के अतराफ की आबादी ने सुख का सांस लिया। आइए आपको यहाँ के लोगों की दुख भरी कहानियाँ और यहाँ के लोगों के तासुरात और सोच से आगाह करें।
जिस मॉडल टाउन की बात कर रहे थे, जो मॉडल विलेज बना रहे हैं सलोही का, उसके अब पार्क में हम मौजूद है, चिल्ड्रन पार्क में हम मौजूद है। यहाँ हम आपको बच्चों से बात कराएंगे बिलखुसूस, और बच्चों से बात करवाने के साथ साथ यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करवाएंगे। यहाँ कुछ बच्चे जो हैं वो नारे लगा रहे थे, और इनसे पूछेंगे कि यहाँ सीज़ फायर वायलेशंस के बाद से सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक हो? अच्छा, यहाँ बड़े इंडिया की तरफ से गोलाबारी की जाती थी और फायरिंग की जाती थी, अभी कुछ अरसे से वो बंद है। जी हाँ, तो ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? फायरिंग हो रही है भारत की तरफ से, ज़िंदगी कैसे आगे चलती थी, और अब पिछले 2 महीनों के अंदर क्या बेहतरी आई है? बेहतरीन है। क्या बेहतरी आई है? ठीक है भाई। हाँ, अच्छा चलो वहाँ की तरफ चलते हैं। और यहाँ बहुत सारे हमारे पास नौजवान भी मौजूद हैं। कश्मीर का फ्यूचर यहाँ मौजूद है, वो नौजवान जिनकी ये मिट्टी है, जो यहाँ पले बड़े और अब इस उम्र पे पहुँच गए हैं कि शायद अपने वालिदैन की मदद भी कराएंगे, ये समझेंगे कि आखिर यहाँ सीज़ फायर वायलेशंस जो होती थी उसने कितना ज़िंदगी को मुतासिर किया हुआ था, और अब ज़िंदगी कैसी है पिछले 2 महीनों में। बच्चों ये बताओ कि यहाँ बड़ी फायरिंग हुआ करती थी भारत की तरफ से, पिछले 2 महीने में क्या सूरत हाल है? यहाँ पे सूरत बहुत अच्छी है, हमें आज़ादी अब मिल गई है और अब खुशी से रह ले गए। और जो कि पहले बहुत हालात बहुत मुश्किल थे, वो गोलाबारी होती रहती थी। तो गोलाबारी से ज़िंदगी क्या मुतासिर होती थी? आओ बच्चों, आप लोग भी आओ। गोलाबारी से ये होता था कि हमारे मकान जो होते हैं वो तबाह हो जाते थे। दूसरा में हमारे जो हमें माल मवेशी होते हैं उनको भी नुकसान होता था, और जाने भी हमारी जख्मी। तो भारतीय फ़ौज डायरेक्ट माल मवेशी और घरों को टारगेट किया करती थी? जी हाँ, हमें भी मुतासर किया करते थे। कुछ वो गोले के टुकड़े जो होते हैं ना, वो हमें भी लगते थे। तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, आप हमारे भाई हो, हमारे बच्चे हो। ये बताओ कि अब आपका घर अभी ऑफ कोर्स इधर ही सलोही गांव के अंदर है, क्या काम इधर हो रहा है? सीज़ फायर वायलेशंस जब बंद होती हैं, जब गोलाबारी बंद होती है, जब फायरिंग बंद होती है, तो क्या यहाँ के जिस तरह अभी बच्चे खेल रहे हैं, मैं उतरी हूँ जब यहाँ तो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे, क्या जब सीज़ फायर वायलेशंस हो रही होती है तब भी ज़िंदगी ऐसी होती है, ज़िंदगी इससे मुख्तलिफ होती है? अभी तो बड़ी अच्छी लग रही है खिलखिलाते हुए बच्चे, खेलते हुए। ऐसे ही यहाँ पर फिरते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, ये घरों में ही रहते हैं, आसा पासा इधर नहीं जाते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, अंदर ही रहते हैं, क्योंकि गोलाबारी बहुत होती है। तो अब गोला सीज़ फायर हो चुका है, तो यहाँ पर आए हैं, खेल रहे हैं। क्या चाहते हो? सीज़ फायर वायलेशंस को जो बंद किया गया है वो चलती रहे, इसी तरीके से कंटिन्यू रहे, कि ये ना हो दोबारा सीज़ फायर वायलेशंस, स्कूल भी चले, पार्क भी चले, सब जगह? यस जी, ये चाहते हो? ये तो भारत को क्या पैगाम दोगे? आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवान, 2 बच्चे नौजवान, क्या पैगाम देंगे भारत को? भारत को ये पैगाम देंगे कि सीज़ फायर कर दें, फायरिंग नहीं होनी चाहिए अब दोबारा। तो ये बच्चे यहाँ पर इसी तरह खेलते रहें, और हमारा इलाका या इसी तरह खुश रहे। आप क्या पैगाम दोगे? हम ये कहना चाहते हैं, अगर आइंदा फिर उन्होंने ये खिलाफ वर्जी की तो हम उनका मुँह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे चलते हैं और आगे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और छोटे बच्चे यहाँ पार्क के अंदर खेल रहे हैं। ये ही वो जगह है जहाँ जब वायलेशंस हो रही होती थी सीज़ फायर की, तो उस टाइम पर बच्चों का बाहर, घरों से बाहर निकलना अजीरन हो जाता था। और आज यहाँ बच्चे खिलखिला रहे हैं, खेल रहे हैं। और अभी मैं जब इधर आई हूँ तो यहाँ कौन सा नारा लगा रहे थे? पाक फौज, पाक फौज, यस, तकबीर के नारे, पाकिस्तान। अभी हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा यासिर रियाज मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ के हालात किस तरीके से तब्दील हुए, और 2 महीने हो गए सीज़ फायर वायलेशंस जो हो रही थी उनको रुके हुए। ऐसे में इन बच्चों की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ देखी, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मौका बनता है कि वो जो डेवलपमेंट के काम रुके होते हैं सीज़ फायर वायलेशंस की वजह से, उनको कर सके। यासिर, आप थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। ये बताइएगा कि पिछले 2 महीने, पिछले 4 साल जिनके अंदर सीज़ फायर वायलेशंस बेशुमार हुई, उनसे कैसे मुख्तलिफ थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप फिगर्स देखें तो पिछले 4 सालों में सिंस आई वुड से 2012 32 people have been killed in my area,
last year alone 3 people have been killed due to these ceasefire violations. तो जब से ये सीज़ फायर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और यहाँ पे अमन दोबारा बहाल हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ज़िंदगियों में एक मेजर चेंज आई है. सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि यहाँ पे मोबिलिटी जो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी मुकम्मल तौर पे, यहाँ के बच्चे जो स्कूलों में वायलेशन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, वो दोबारा जाना शुरू हुए हैं. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुके हुए थे, ऐसी रोड्स थी, ऐसी लिंक रोड्स थी जिन पे हम काम नहीं कर पा रहे थे, बेशुमार ऐसे ब्रिजेस थे, छोटे ब्रिजेस. यहाँ पे करीब एक ब्रिज है, वहाँ पे कंट्रैक्टर काम कर रहे थे तो उनके ऊपर फायर हुआ इंडियन की तरफ से, वो काम रुका हुआ था. अच्छा यासिर साहब, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक जगह तो चलिए आप फौज टू फौज आपका काउंटर हो रहा है, लेकिन सिविलियंस को और जितने भी आबादी है उसको, कॉन्ट्रैक्टर्स को जो कि डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हैं, उनको अटैक करना या उनको किसी तरीके से यू ट्राई टू आइदर किल देम और टू मेक देम रन अवे. ऐसी सूरत हाल में एक जो खौफ व हिरास का एनवायरनमेंट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना ज़्यादा हैम्परिंग होता था? I think it used to be very hard even for us to work in this environment. मुझे याद है कुछ 6 महीने पहले जब हम यहाँ पे हमारी एक डेथ हुई तो हम वहाँ पे उन लोगों के घर गए और चेक तकसीम करने, जब हम वापस आ रहे थे तो हम पे फायर हुआ और बड़ा हैवी फायर हुआ और हमने जो है वो वहाँ यहाँ पे बैंकर में जाके अपनी जानें बचाई. तो इस हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिचुएशन जो है वो बदल रही है. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, जहाँ पे जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं जो खासे अरसे से रुके हुए थे, वहाँ पे ही पाक आर्मी और जो दीगर मेरे डिपार्टमेंट हैं, NGOs हैं, उनके तावन से हम मॉडल विलेजेस बना रहे हैं, फ्रूट आर्चर्ड्स बना रहे हैं, ओलिव ग्राफ्टिंग कर रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे काम हो रहे हैं और रौनके जो हैं वो दोबारा LOC के एरिया. अच्छा यासिर साहब, मॉडल विलेज सलोही के बारे में हमने बड़ा सुना, जिसके पार्क में अभी हम खड़े हैं. मॉडल विलेज का क्या पर्पस है, क्या मतलब है, क्या ऐसा होने वाला है जो हम उसको मॉडल कह दें और सिर्फ गाँव ना कहें? मॉडल विलेज हमने ये आइडिया जो है वो कुछ अर्सा पहले ही कंसीव किया और इसका जो बुनियादी मकसद था इस आइडिया का वो ये था कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं किसी भी गांव में जो होनी चाहिए एक मॉडर्न विलेज में, वो प्रोवाइड की जाएं. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक पार्क डेवलप किया, व्यू पॉइंट डेवलप किया, उसके अलावा हम यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम डेवलप कर रहे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इन प्रोसेस है, हम यहाँ पे पेवमेंट्स जो हैं वो बना रहे हैं, प्लस सोलर लाइटिंग हम यहाँ पे लगा चुके हैं. यहाँ पे 2 नए स्कूल बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह. तो ये सब कुछ जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा काम हमने यहाँ पे किया है, तो ये सारा कुछ हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ साथ NGOs को इन्वॉल्व कर रहे हैं और हम ऐसे मॉडल विलेजेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में उनको रेप्लिकेट कर सकें. और यही आइडिया जो है हम लेके LOC के दीगर एरियो में जाएं और इससे हम समझते हैं कि लोगों की लाइफ में खासी बेहतरी आए. Terrific. यासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे ट्रैक पे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना खुला, इतनी अच्छी आबो हवा है, यहाँ हम जाएंगे, यहाँ आगे लोग भी हैं मौजूद. यहाँ ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पे सोलर लाइट्स भी लगाई गई हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सुकून से वॉक कर सकें, रात के टाइम पर उनको कोई ख़तरा ना महसूस हो. ये लाइट्स आप देख भी सकते हैं, ये पूरे ट्रैक के ऊपर लगाई गई हैं. मैं आपको आगे लेकर जा रही हूँ. ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर इंडियन पोस्ट है, तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी जगह है. नाज़रीन, अब हम गंदम की कटाई के टाइम पर यहाँ पहुँचे हैं और सीज़ फायर वायलेशंस जब तक हो रही थी, तब तक मुझे याद है जब तक मैं लास्ट टाइम LOC के पास आई थी, जिस तरह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वहाँ उस टाइम पर गंदम की कटाई तब भी चल रही थी और बड़े बुरे तरीके से फसलें मुतासिर हुई थी. यहाँ मेरे साथ कश्मीरी लोग मौजूद हैं, यहाँ खूबसूरत वादी के खूबसूरत लोग, साफ दिल लोग. इनसे भी बात करते हैं कि सीज़ फायर वायलेशंस जब से 2 महीने से बंद हुई हैं, तब से इनके यहाँ के क्या हालात हैं, ये क्या
کیا توقع رکھتے ہیں بھارت سے, پاکستان کی حکومت سے, اور یہاں کے انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا خواب سوچتے ہیں. السلام علیکم آپ سب کو. السلام علیکم. یہ بتائیے گا کہ 2 مہینے ہو گئے سیز فائر دوبارہ سے ری افرم ہوئی ہے, زندگی میں کیا فرق پڑا ہے لالا؟ ہمارے یہ سیز فائر ہونے سے ہمارے بچوں میں ہمیں خوشی کی ایک لہر دوڑی ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے انڈین آرمی والے وہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر میگا فون کے اوپر لاسمنٹ کر کے ہمیں روک رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں باسپور سے تلک رہے ہیں, گاؤں پولو سے, لیکن ہمارے لوگ ابھی بھی خوف زدہ ہیں, کیونکہ کیا پتہ کس وقت بھی جو ہے نا وہ سیز فائر کی لین کی خلاف ورزی کر کے ہم پہ فائر کرے. دوسرے نمبر پر میرا یہ کہنا یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا سیز فائر کے ساتھ جیسا خوش آئن بات ہے, ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں, ہماری مائیں بہنیں, ہمارے باؤ داد, ہمارے بیٹے, ہمارے بچے جو سکول سے خوف زدہ ہیں, دفعہ 370 اور 35 آرٹیکل 35 اور 370 کو ہٹا کر جس طرح بال کر کے دفعہ 144 کو ہٹا کے ان کو جو ہے نا آزاد کیا جائے. اس کے اچھا, یہ آپ نے بات بالکل وجہ فرمائی کہ وہاں جو کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کو فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی خلاف ورزی کر رہا ہے بھارت, لیکن پوری دنیا اس پہ انفارچونیٹلی خاموش ہے. یہ بتائیے گا کہ وہاں کے کشمیر میں اور یہاں کے کشمیر, کیونکہ آپ کے رشتہ دار ادھر ہیں, آپ کے بھائی ادھر ہیں, آپ کے بچے ادھر ہیں, وہاں کے کشمیر کے انوائرمنٹ میں اور ادھر کے کشمیر کے آزاد جموں کشمیر کے انوائرمنٹ میں کیا فرق ہے؟ ہماری آزاد کشمیر کے اندر ہم لوگ آزاد ہیں, ہماری انتظامیہ, ہماری فوج, ہماری حکومت ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ہم کھلے طور پہ آزاد ہیں. یہ سیز کنٹرول لینڈ کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے جس سے ہم لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم آزاد ہیں اسی طرح ہمارے وہ بہن بھائی بھی آزاد ہوں, جن کے اوپر جو ہے نا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں, اور جنوبی ایشیا میں ایک امن کا توازن برقرار ہو جائے. تو مقبوضہ کشمیر کی کشمیری قیادت, آزاد کشمیر کی قیادت کو شامل کیا جائے, شامل کرنے کے بعد پھر فوری رائے شماری کروایا جائے, مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے تاکہ یہ دیر پا امن قائم رہے. آمین, اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں باقی بھائیوں سے بھی بات کروں گی. یہاں کے لوگوں کا دیر پا امن کا جو مطالبہ ہے یہ بالکل درست ہے, کیونکہ 1-2 مہینے کی سیز فائر جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کی زندگی کو معمول کی طرف لے کر نہیں آ سکتی. ایک خوشی کی لہر ضرور دوڑ سکتی ہے, لیکن معمول پہ زندگی لانے کے لیے ایک دیر پا امن کی ضرورت ضرور ہوگی. السلام علیکم آپ لوگوں کو بھی. آپ انکل مجھے بتائیے گا کہ وہ جو بزرگ فرما رہے ہیں اور بالکل وجہ فرما رہے ہیں کہ دیر پا امن نہیں ہوگا تو پھر یہاں کشمیر کے آر پار, ایل او سی کے آر پار لوگ جو ہیں وہ اضطراب کا شکار رہیں گے. دیر پا امن کے لیے آپ کیا توقع کرتے ہیں بھارت سے بھی اور پھر پاکستان کی حکومت سے بھی, کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ توقع کرتے ہیں کہ بس فیصلہ آزاد ہو جائے, تو جو ہمارے ادھر وہ کشمیر والے ہیں وہ بھی آزاد ہونے چاہیے ہمارے جیسے. بہت شکریہ. اچھا, یہاں پچھلے 2 مہینے میں اور جو سیز فائر ہوئی ہے اور پچھلے 2 سال میں جب بہت سیز فائر وائلیشنز ہو رہی تھیں, اس میں کیا فرق تھا؟ اس میں بہت مطلب لوگ آرام سے سو نہیں سکتے تھے, مال مویشی چار نہیں سکتے تھے, ڈر رہتا تھا گولے سے. تو ابھی ڈر ختم ہو گیا, سکون ہو گیا, تھوڑا سا سکون ہو گیا. اچھا, آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے, بہت فرق ہے, کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے سر. وہ جو پچھلے سال جو فائر ہو رہا تھا اس میں ہمارے بچے متاثر سے اسکول نہیں جا سکتے تھے. اس کے بعد ہم مال مویشی کو باہر لے کر نہیں جا سکتے تھے, خود مزدوری نہیں کر سکتے تھے. بہت خطرہ تھا انڈیا کی فائرنگ سے. اب جو سیز فائر ہوا ہے اس میں بہت فائدہ ہے ہمیں. کولے دولے ہم چل پھر سکتے ہیں, بچے اسکول جا سکتے ہیں, مال مویشی یہ زمینیں آباد کر سکتے ہیں. اچھا میرے بھائی, مجھے بتائیے گا کہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں زندگی گزاری کیسے جاتی ہے جہاں ہر وقت, یہ پہاڑوں پہ تو وہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں ہر وقت یہ ڈر ہو کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی گولہ باری شروع ہو جائے گی یا کوئی فائرنگ شروع ہو جائے گی. کیا احساس ہوتا ہے کہ میرے جتنے پاکستان کے ہمارے بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے احساسات جاننا چاہتے ہیں, ان کو ذرا بتائیے گا. بڑی مشکل سے, بہت مشکل وقت گزارا ہے ہم نے. جو فائر ہوا ہے نا, فائر کے دور میں بہت مشکل سے ہم نے زندگی گزاری ہے. اب خوشی ہو رہی ہے, فائر بندی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ فائر بندی یہ نہیں پکی ہونی چاہیے. بس پکی ہونی چاہیے. جی صحیح. آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہی ہے, بولے, آپ بھی بولیں. یہی ہے, بس سیز فائر ہونا چاہیے
अमन होना चाहिए हमारे मुल्क में। पहले तो बहुत मुश्किल था, हम खेती बाड़ी का काम नहीं कर सके थे। मैं खुद फरगोटा से शहर से तलक रखने वाला हूँ, किरनी मेरा गांव है। तो मैं हाल चला रहा था, उन दुश्मन ने सामने से फायरिंग की है, तो मैं खुद ज़ख्मी हो गया था और मेरा जो वो बैल थे वो भी ज़ख्मी थे। मुश्किल था, उन्होंने वो सामने थे ना, तो पहले वो फायर पहुंच जाता था जगह पे, फिर पीछे से काट आती थी, इसलिए मुश्किल था काम करना। तो आज अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, हमने खेती बाड़ी सही कर लिया और करते भी हैं, तो ये अमन। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि आपके बैल भी ज़ख्मी हो गए थे, आप भी ज़ख्मी हो गए थे, वो लोग टारगेट करते थे देख के कि वो शख्स जो है वो काम कर रहे खेतों के अंदर, उसको मारें? सिविलियंस को मारते थे, टारगेट करते थे? सिविल को वो उन्होंने सिविल ही मारना था, जो भी था मुसलमान ही मारना था, तो वो खुला फायर करते थे। हाँ, इसमें बहुत मुश्किल था। मैं वहाँ पे बहुत फायरिंग हो रही थी, मैं खुद ही भाग कर जो है बैलों को भी लेकर घर चला गया। वहाँ मैंने जाके घर वालों को बताया, तो फिर 9 बजे लगी मुझे, तो 3 बजे वहाँ से उठा कर ले आया अस्पताल में। हाँ। और उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट वगैरह कितना अरसा लगा आपको फिर वापस सही होने में? तकरीबन 10-15 दिन ट्रीटमेंट हुई है, उसके बाद दवाई शवाई इस्तेमाल की है, 2 माह गुजर हो गए थे। हाँ। चलें, मेरी तो ये दुआ है कि इस खूबसूरत वादी के अंदर देरपा अमन हो, क्योंकि देरपा अमन के बगैर इनकी ज़िंदगी जिस तरह से मुतासर हो रही है, ये बड़ा डैमेजिंग होता है, सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी। आप लोगों में से कोई बात करना चाहेगा? आपने बात करनी है, आइए प्लीज़। आप भी कभी ज़ख्मी हुए इस तरह से? अच्छा, एक और भाई हमारे जो यहाँ कश्मीर में LOC के पास रहते हैं, वो भी ज़ख्मी हुए, उनकी कहानी भी सुन लेते हैं, क्योंकि बड़ी दर्द भरी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। हर वक्त एक खौफ के अंदर रहना, हर वक्त एक टेंशन लगी रहना कि कहीं से भी किसी भी टाइम पर फायरिंग हो सकती है। ये इस तरह की ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल आसान नहीं है। आपको भी ज़ख्मी किया इस तरह की फायरिंग? भारतीय फायरिंग ने हमें ज़ख्मी किया। वो टारगेट बनाते हैं हमें, जब वो फायर करते हैं फौज पे नहीं होता, फिर हमें टारगेट बनाते हैं। आप एहसास साथ आपके मुझे नज़र आ रहा है। आई कम्प्लीटली सपोर्ट यू। पूरी पाकिस्तानी कौम आप लोगों के साथ है, क्योंकि आप तो हमारे भाई हैं। लेकिन क्या मतलब, किस तरह से टारगेट बनाते हैं? वो फ़ौज को पहले टारगेट बनाते हैं, फ़ौज जवाब देती है, फिर सिविलियंस को टारगेट बनाते हैं? वो पहले फौज पे फायर करते हैं, तो फौज पे उनकी पोस्टों पे निशाना नहीं लगता, फिर हमें हमारे घरों पे फायर करते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मुझ पे फायर किया था उन्होंने। आप कहाँ थे तब? मैं अपने घर था, जब अंदर इंटर हो रहा था तो उन्होंने फायर किया, मेरे पाँव को लगी, फिर एक तरफ से लगी, दूसरी तरफ से फायर होगी। और कितना अर्सा लगा आपको फिर बेहतर होने में? 3 महीने। 3 महीने? 3 दिन। ये सर, मेरा बेटा शहीद हुआ है 19 अगस्त 2019 को। सदाम नूर नाम था, छोटा बच्चा था 7 साल का। वो हम बरामदे में हाथ धो रहे थे और वो पानी डाल रहा था, उधर टारगेट फायर किया उसने और वो शहीद किया है। ये 19 अगस्त 2019 की बात है। टारगेट फायर वो इधर से लगी थी, इधर से बाहर हो गई। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं आप लोगों से क्या बोलूं कि इतने खौफ के अंदर रहना कितना मुश्किल काम है। मुश्किल काम था, इसलिए हम अभी खुश हैं। फायर बंदी हुई है, ये शीश फायर जो है ये होना चाहिए, और ये जो बॉर्डर लाइन है ना, ये ख़त्म, ये LOC ख़त्म होनी चाहिए, ताकि आप लोग आमदोरफ्त तो हमारे रिश्तेदार हैं उधर, उनका कोई पता नहीं है वो हैं या नहीं है, उनका भी जो है ना, ताकि आमदोरफ्त होनी चाहिए। अभी जब से ये 5 अगस्त को इन्होंने इक़दामात किया, आर्टिकल 370 और 385A को ख़त्म कर दिया, उसके बाद से आप लोगों को पता है कि आपके उधर जो रिश्तेदार हैं उनकी क्या हालत है? वहाँ कितने अरसे तक लॉकडाउन रहा, कितने अरसे तक कर्फ्यू रहा, ज़िंदा हैं नहीं हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, कुछ पता? कोई पता नहीं है, आज तक कोई उनके साथ कोई रब्ता नहीं है हमारा, और ये रब्ता कायम होना चाहिए, हम ये चीज़ चाहते हैं, और ये फायरबंदी मुकम्मल होनी चाहिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन के सामने, उनके सामने मौजूदगी में हमें टारगेट किया गया। हमें गोली लगी है, ये सीने में गोली लगी है। हाँ, मुझे लगी, यहाँ से बाहर निकला, ये बाजू मेरा टूट गया। तो मैं ये कहता हूँ जो डायरेक्ट उनके स्नैपर फायर करके हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारे बूढ़ों को, हमारे नौजवानों को, माल मवेशियों को नुकसान करते हैं, तो ये हम अक़वाम आलम से ये गुजारिश करते हैं कि जो है ना, ये फायर, ये सिलसिला बंद किया जाए,
और जो हमारी मंजूर शुदा करारदाद कौम मुत्तहिदा के सेफ में पड़ी है उसको बाहर निकाला जाए, ताकि जो है ना जिस तरह उन्होंने दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जो अमल उन्होंने दफ़ा 144 लगा के जो है ना लोगों को घरों में महफूज किया है, उसको ख़त्म करके कश्मीरी क़यादत, मकबूजा कश्मीर की क़यादत, आज़ाद कश्मीर की क़यादत को मिलाकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दहानू मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और आज़ाद कश्मीर के आर पार जितने भी लोग हैं इनको जिन्हीं की रायशुमारी करके कश्मीर की आज़ादी का अमल शुरू किया जाए। LOC के इस पार से आज हमने आपको कश्मीरियों के एहसासात आपके सामने लेकर आए, और एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अमन ही हल है तमाम चीज़ों का, क्योंकि जब जंगें भी होती हैं तो उसके बाद भी मेज़ पर आना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि भारत के वो लोग बिलखुसूस जो कि जंगजुआना रविश अख्तियार करते रहे, जिनके इंतखाबात भी जंग की बुनियाद पर होते रहे, जंग के नारों के ऊपर होते रहे, वो इस वक्त अमन का सोचने की कोशिश तो करें। अमन का सोचेंगे, एक कदम बढ़ेंगे, पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि कश्मीर में अमन देर पा हो। अल्लाह हाफ़िज़।